अरपा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। आप सुन रहे हैं रेडियो अरपा। अरपा रेडियो के एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज क्रम में आज हमारे साथ हैं विवेक दुबे जी। विवेक दुबे एक शासकीय कर्मचारी हैं या कहें शासकीय स्कूल में व्याख्याता हैं और ये एक सर्व शिक्षक संघ के साथ जुड़े हुए हैं और वर्तमान में उसके अध्यक्ष भी हैं। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के लिए क्या नियम कानून है, क्या क्या नियम लागू किए गए हैं, क्या गलत हैं, क्या सही है, इस पर इनका एक वीडियो चैनल यूट्यूब में भी है। और चूंकि ये जुड़े हुए हैं शिक्षक संघ के साथ, और एक बात हम इनके बारे में और बता दें कि व्याख्याता बनने के पहले ये मीडिया से जुड़े हुए थे और एक फिजिक्स के प्रोफेसर भी हैं और साथ में इनका टेक्निकल हाथ रहा है बहुत सारे चैनल्स में इससे पहले। तो एक विविध आयामी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी विवेक दुबे जी आज हमारे साथ हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे छत्तीसगढ़ के स्कूलों के संदर्भ में। क्योंकि ये खुद शासकीय व्याख्याता हैं तो बहुत सारी चीजें समझ पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बच्चों की क्या स्थिति है, शिक्षकों की क्या स्थिति है और यहाँ पे क्या कमी है, क्या सुधर सकता है। इस संदर्भ में आज हम इनसे बात करने वाले हैं। तो आपका स्वागत है अरपा रेडियो स्टूडियो में विवेक जी। धन्यवाद मैडम। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो स्थिति छत्तीसगढ़ के स्कूलों में है वो एक गिरावट दिखाई पड़ती है। आप क्या सोचते हैं कि जैसे पहले स्कूल थे, बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं कि शिक्षा का स्तर बढ़े, लेकिन क्या सचमुच स्तर बढ़ रहा है या आपको लगता है कि गिरावट महसूस हो रही है? मैडम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। तो मैं अरपा रेडियो परिवार का अपने संगठन सर्व शिक्षक संघ, जिसका मैं प्रदेश संयोजक हूँ, उसकी तरफ से धन्यवाद अदा करता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण विषय किसी भी देश प्रदेश के लिए जो होता है वो शिक्षा होता है और उस विषय पर आपने हमको चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। तो मैं आपकी बात से आंशिक सहमत हूँ, पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। गिरावट बिल्कुल नहीं आई है, थोड़ी बहुत गिरावट कह सकते हैं और उसको मैं तर्क से भी साबित कर सकता हूँ। चूंकि मैं शिक्षक हूँ तो हमेशा हम उदाहरण के जरिए ही बच्चों को समझाते हैं। तो जैसे मैं कुछ उदाहरण बताता हूँ कि हुआ क्या। अगर आप गिरावट देखेंगे तो आपको हर जगह गिरावट नजर आएगी। आप देख लीजिए, एयर इंडस्ट्री में जाएंगे आप, वहां पे आपको गिरावट दिखेगा। आप अगर उसकी बात कर ले टेक्नोलॉजी की, तो बीएसएनएल में जाइए आप, बीएसएनएल आपको डूबता हुआ दिखाई देगा। हॉस्पिटलों में जाइए, सरकारी हॉस्पिटल डूबते हुए दिखाई देंगे। जो भी सरकारी सेक्टर थे जो पहले बेहतर थे वो धीरे धीरे आपको डूबते हुए या गिरावट नजर आएगी, लेकिन वैसा है नहीं। असल में जैसे जैसे प्राइवेट स्कूलों का आना हुआ सामने, वैसे वैसे हमको चीजें कमी के तौर पे दिखाई देने लगी। कमी इसलिए दिखाई देने लगी कि कुछ तो सुनियोजित तरीके से लाया गया और कुछ दिखाया गया। मैं उसको बताता हूं कैसे। कि जब पहले हम बात करें, जिस समय शायद आपने पढ़ा होगा, शायद सारी सरकारी स्कूल ही थे, प्राइवेट स्कूल था ही नहीं। तो चूंकि था नहीं तो कोई तुलना नहीं होती थी। सभी के बच्चे, चाहे वो अमीर आदमी के बच्चे हों, गरीब आदमी के बच्चे हों, चाहे पढ़े लिखे लोगों के हों, चाहे अनपढ़ के हों, सब एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो रिजल्ट वहीं से आता था। जब प्राइवेट स्कूल लॉन्च किए गए तो सीधी सी बात है कि एक सिस्टम चलाया कि जो भी सक्षम है उन्होंने अपने बच्चों को वहां भेजना चालू किया और जो नहीं भेज पाए वो सरकारी स्कूलों में आते गए। फिर क्या हुआ कि अगर स्कूलों के आप हालत देखें, 50,000 से अधिक पद रिक्त हैं। आपने अभी देखा होगा, विधानसभा सत्र चल रहा है, वहां पर बताया गया कि 50,000 से अधिक पद रिक्त है। 33,000 पदों पर तो घोषणा की गई है कि नई भर्ती होगी। तो जिस प्रदेश में 50,000 से अधिक रिक्त पद हों, वहां पर आप कैसे कल्पना करेंगे कि वहां की शिक्षक स्तर खासतौर पर सरकारी स्कूलों की बेहतर होगी। प्राइवेट स्कूल में आप जाइए, प्राइवेट स्कूल में आपको हर विषय के लिए शिक्षक मिलेंगे। यदि कोई काम लिपिक का है तो लिपिक ही करेगा, यदि कोई काम चपरासी का है तो चपरासी करेगा। हमारे यहाँ तो कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर एकल शिक्षक ही है, मतलब वही शिक्षक दरवाजे को ताला खोलता है, वही शिक्षक 4-5 क्लासों को एक साथ पढ़ाता है, वही मध्याह्न भोजन का वितरण करता है। सरकारी स्कूलों की अगर बात करें, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब चीज गिनाना, लेकिन जरूरी है। जब बात सवाल उठता है तो हमको बताना पड़ता है कि सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन संचालित कौन करता है? शिक्षक करता है। आप प्राइवेट स्कूलों में ये सब नहीं पाएंगे। आप देख लीजिए, महतारी वंदन योजना चल रहा है,
या कोई भी योजना, चुनाव का देख लीजिए, सारे में कौन कर रहे हैं काम? शिक्षक ही कर रहे हैं। तो जब शिक्षक अपने स्कूलों को छोड़कर बाकी सारे काम करेगा तो उस स्कूलों का परफॉर्मेंस उसके हिसाब से नहीं हो सकता। दूसरा आते हैं एडमिशन के तौर आपने पर। जैसे कहा कि गिरावट इसलिए नहीं आ रही है कि शिक्षक अच्छे नहीं है या शिक्षकों की कमी है, जी, ये व्यवस्था का कारण कहा जा सकता है जी। कि शिक्षकों को दूसरे कामों में लगाया जाने लगा है, इसलिए बच्चे उस चीज का अभाव महसूस कर रहे हैं और बिल्कुल। उस लेवल को पार नहीं कर पा रहे हैं शासकीय स्कूल के बच्चे, जी, जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे जिस चीज को पा रहे जी। हैं। देखिए, शिक्षक अच्छा नहीं है इसलिए नहीं कहा जा सकता। कोई भी बच्चा हो, चाहे आपके घर का हो, मेरा हो, सबका पहला सपना होता है सरकारी नौकरी हासिल करने का। जो बच्चा लाखों लोगों को हराकर सरकारी नौकरी हासिल कर रहा है और जो सरकारी नौकरी नहीं पाता वही प्राइवेट नौकरी में जाता है, ये शाश्वत सत्य है। लोग उसको झुठला दें, हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरे बच्चे को सरकारी नौकरी मिल जाए। तो जो बच्चा आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले व्यापम के एग्जाम में टॉप करके आया है, वो बुरा कैसे हो सकता है? उसने तो उन्हीं शिक्षकों को हराया ना जो आज प्राइवेट स्कूल में है। बिल्कुल। तो शिक्षक के तो क्वालिटी में गिरावट हो ही नहीं सकती। भाई, आप उससे जो काम के लिए वो आया है वो छोड़कर सब कुछ करवा रहे हैं। उससे आप चुनाव की ड्यूटी करवाएंगे, वहां तक भी ठीक है। आप उससे महतारी वंदन का फॉर्म भराएंगे, वो भी ठीक है। आप उसको और कुछ काम हो रहा है सरकार का, उसमें लगा देंगे। तो वो सारा काम कर रहा है सिवाय स्कूल में सेवा देने के। फिर शिक्षकों की पर्याप्त संख्या नहीं है, क्योंकि पर्याप्त संख्या नहीं है तो लिपिक का काम भी वही कर रहा है। अगर चपरासी नहीं है तो चपरासी का काम भी वही कर रहा है, डाक पहुंचाने भी वही जा रहा है। तो जहां पर एक शिक्षक से 6 घंटे में अलग अलग 6 प्रकार के काम लिए जाएंगे, वहां पर थोड़ा बहुत गिरावट आना स्वाभाविक है, क्योंकि वो भी इंसान है, तो उसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है। तो जो कारण है वो व्यवस्था बना दी गई है। वैसे प्राइवेट स्कूलों में मैं एक और महत्वपूर्ण चीज आपको बताता हूं। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमको एडमिशन देना है तो जनप्रतिनिधि का फोन आ जाए, कोई उस जगह का, उस क्षेत्र का शिक्षाविद आ जाए, हमको हर बच्चे को एडमिशन देना है। हमको पता है कि ये बच्चा साइंस के लिए अपेक्षाकृत ठीक नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो हमको उसको एडमिशन देना पड़ेगा। प्राइवेट स्कूलों में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट स्कूल वाले अपने हिसाब से बच्चे चयनित करते हैं कि हम जिसका भी 70% नीचे है उस बच्चे को लेंगे ही नहीं। बचा खुचा जो होता है वो हमारा नवोदय विद्यालय में चला जाता है, केंद्रीय विद्यालय में चला जाता है। तो जो हमको मिलते हैं वो उन माँ बाप के अपेक्षाकृत बच्चे मिलते हैं जिनके पास समय नहीं है अपने बच्चे को देने के लिए, जो खुद पढ़े लिखे नहीं है। गरीब तबका का बच्चा जब आता है, लेकिन ऐसे बच्चों में भी जो है जी। कई बार ऐसे हीरा टाइप के बच्चे होते हैं, बिल्कुल, छिपे हुए बिल्कुल। बहुत प्रतिभावान होते हैं, जी। जिनको अपनी परिस्थितियों के कारण बड़े स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन नहीं मिल पाता जी। है। तो क्या ऐसे बच्चों के लिए शिक्षक कुछ खास करने की कोशिश करते हैं कि उसका स्तर बढ़ाएं या उस पर कुछ ज्यादा ध्यान दें, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश में कितने शिक्षक लगते हो? मैं उसी पे आ रहा था कि आप लगातार जो हमारा सीजी बोर्ड है उसके लिस्ट देखिए। आज भी प्राइवेट स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूलों के बच्चे ही टॉप कर रहे हैं। आप देखिएगा 10वीं की जब लिस्ट आएगी, 12वीं की जब मेरिट लिस्ट आएगी, तो उसमें सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। तो वो कैसे आ रहे हैं? प्राइवेट स्कूल भी चल रहे हैं साथ में, लेकिन टॉप वो बच्चा कर रहा है। तो भाई वहां के शिक्षक उसके लिए जी जान दे रहे हैं। लेकिन होता क्या है, चूंकि इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता। हमारी बात की शुरुआत हुई थी प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों की तुलना में गिरावट में, तो इसलिए मैं उस बात को बोल रहा था कि वहां जो बच्चे होते हैं उनके माँ बाप अपने बच्चों के लिए ध्यान भी देते हैं, ट्यूशन भी भेजते हैं, सारी प्रकार के संसाधन जो है वो भी उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ये सब चीजों का अभाव हो जाता है। आत्मानंद बनने के बाद निश्चित तौर पर संसाधनों में बढ़ोतरी हुई है और अब जो नई सरकार है वो भी, चाहे वो पीएम श्री स्कूल हो, चाहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यही सब तो करने जा रहा है। ये इसी सब की बात हो रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि शिक्षकों को उनके स्कूलों में ही रखा जाए, अदर जो चीजें हैं उससे दूर रखा जाए। फिर पीएम श्री स्कूल जब बनेंगे तो संसाधन मुहैया होंगे। आज स्मार्ट क्लास की कितनी ज्यादा जरूरतें महसूस हो रही हैं। अगर हम उसी ढर्रे पे रहे बोर्ड वाले, स्मार्ट क्लास से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि समय की बचत होती है। जिस इक्वेशन को लिखने में, जिस चित्र को बनाने में आपका समय जाया होता है, वो स्मार्ट क्लास से बच जाता है। स्वाभाविक बात है कि 45 मिनट में आप 1.5 घंटे का पढ़ा सकते हैं। तो वो सब जरूरत है समय के हिसाब से, क्योंकि अब शिक्षा जो है उतना एडवांस होते जा रहा है। हमारे समय 70% अगर बच्चा ले आता था, 80% तो घर में पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बढ़ जाती थी। आज 99% पाने के बाद भी बच्चा अफसोस में रहता है, क्योंकि हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर कंपटीशन इतना है। तो उसको अगर हमको अचीव करना है तो उसके हिसाब से हमको संसाधन उपलब्ध कराने होंगे सरकारी स्कूलों में। और सबसे ज्यादा जिस चीज पे मैं जोर देता हूं कि जितने अदर वर्क हैं उनसे दूर रखना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा
तब तक सरकारी स्कूलों से आप बहुत ज्यादा या फिर प्राइवेट स्कूलों के बराबरी का तो सोच ही नहीं सकते। अगर बनाना है तो सरकार को यह करना होगा कि एक आध दो मॉडल स्कूल बनाकर देखें, जहां पर चयन भी एक हिसाब से, जैसे हमारे यहाँ मल्टीपर्पज स्कूल बिलासपुर का है, उसका उदाहरण दिया जाता है हमारे पिताजी के समय का, कि भाई वहां पर इतना लिबर्टी था प्रिंसिपल को कि वो अपने हिसाब से बच्चे चयनित करते थे, और जब चयनित करते तो फिर उसी के हिसाब से आता था। जब आप सबको एक साथ रखेंगे तो सबकी नैसर्गिक प्रतिभा या सबकी क्षमता एक जैसे नहीं होती, तो थोड़ा अंतर आता है, और स्कूलों का जो रिजल्ट खराब होता है वो उसी के नाम से दिखता है। तो हमको दोनों चीजों की जरूरत है कि सरकार भी उतना ही ध्यान दे, शिक्षक भी उतना ही ध्यान दे, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षक लगातार अपनी दिशा में प्रयास कर रहे हैं, उनकी अपनी भी समस्याएं हैं जिसके चलते वैसा नहीं हो पाता जैसा हम चाहते हैं। सर्व शिक्षक संघ की तरफ से आपकी ये बातें जरूर ऊपर तक पहुंचे और इस तरह की कुछ व्यवस्था संपन्न हो सके, ऐसी हम उम्मीद करते हैं जी। आप ये भी साथ में बताइए कि सरकारी स्कूलों के जो शिक्षक हैं, जो बातें अभी हमारी हुई, इसके अलावा और कौन सी मांगे हैं और कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसपे सरकार को इन लोगों पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, सरकार को बहुत सारी चीजें हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए। कुछ प्रमुख चीजों पर लगता हूं जो घोषणा पत्र में भी है सरकार के। अगर हम वर्तमान सरकार की बात करें तो सबसे पहले तो सरकार ने ये वादा किया था कि हमारी सरकार आते ही केंद्र के समान डीए मिलेगा। अच्छा। हमको अभी भी केंद्र के समान डीए नहीं मिल रहा है, हम पीछे हैं। वो घोषणा लंबित है। आप दूसरी जगह जाएंगे तो सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति एक प्रमुख मुद्दा है। सहायक शिक्षकों को अपेक्षाकृत कम वेतन मिलता है, क्योंकि वो मूल जो रीढ़ है उसको तैयार करते हैं, लेकिन उसके अपेक्षाकृत उनको वेतन वैसा मिलता नहीं है, और सरकार ने खुद इस बात को माना है। सरकार का जो घोषणा पत्र जिसको मोदी जी की गारंटी नाम दिया गया है, उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर की जाएगी। इस पर किया जा सकता है। प्रदेश में जो शिक्षा कर्मी पिछले 20 सालों से अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं, उनकी अगर हम बात कर लें तो उनका संविलियन हुआ। संविलियन मतलब हमारा शासकीकरण हुआ शिक्षा विभाग में। हम पंचायत के जरिए भर्ती हुए थे और सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे थे, तो उसको शिक्षा कर्मी नाम दिया गया था। तत्कालीन सरकार ने व्यवस्था बनाई थी। 20 सालों के अथक प्रयास और संघर्ष के बाद ये स्थिति हुई कि हम शिक्षक हुए 20 साल बाद। अब दुर्भाग्य कहिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिविलियन पाया और 2 महीने बाद रिटायर हो गए। उनको एनपीएस के नाम पर महीने में 500-700 रुपए पेंशन मिलता है। अच्छा। उसका घर कैसे चलेगा? और ये इसलिए हुआ क्योंकि उसकी पुरानी सेवा को काउंट नहीं किया गया। वो उन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ाते थे। हमारा उस समय दुख दर्द ये था कि उसी स्कूल में हम भी पढ़ाते थे और नियमित शिक्षक भी पढ़ाते थे। दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर था कि उनको नियमित शिक्षक के तौर पर भर्ती किया गया था और हमको शिक्षा कर्मी के तौर पर। योग्यता में एक थे, कॉम्पिटिशन एग्जाम निकाल कर आए थे, उनका भी जिस तरीके से सिलेक्शन होता था हमारा भी वैसा ही होता था। सारा कुछ होने के बाद ये था कि चूंकि शिक्षा कर्मी की पद्धति लागू की गई थी, तो एक ही स्कूल में 2 अलग अलग प्रकार के शिक्षक थे। उसका हमने 20 साल तक विरोध किया। 2018 में संविलियन हुआ, लेकिन पूर्व सेवा की गणना नहीं की गई। यानी ये माना गया कि जुलाई 2018 में यदि किसी का संविलियन हो रहा है तो जुलाई 2018 से ही उसकी सर्विस की गिनती होगी। उसका 20 साल का अनुभव शून्य हो गया शासन की नजर में। अब उसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हो रही है कि कोई आज रिटायर हो रहा है, कोई कल रिटायर हो रहा है, उसका कुछ भी नहीं है। पुरानी पेंशन जिसको लागू करने की बात कही गई पिछले सरकार में, जिसको किया गया, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं हो पाया है। और उसमें भी शर्त है, सारी चीजों में शर्त है कि 5 साल अगर सर्विस किसी की नहीं मानी गई है तो उसको ग्रेजुएटी नहीं दिया जाएगा। 10 साल किसी का नहीं हुआ है तो उसको पेंशन नहीं दिया जाएगा। तो हमारी स्थिति यह है कि हमारा जो 2028 तक जो शिक्षक रिटायर हो जाएगा, सोचिए जो 98 से सेवा कर रहा होगा वो 2028 में 30 साल सेवा दे चुका है, लेकिन वो पेंशन का पात्र नहीं होगा, क्योंकि शासन ने ऐसा नियम बनाया कि हम आपकी सेवा को सिविलियन दिनांक से गिनेंगे। तो जिसकी 2018 में सिविलियन हुआ है, जिसका वो 2027 में अगर रिटायर होगा तो 10 साल पूरा नहीं हो रहा है, इसके लिए उसको पेंशन नहीं मिलेगा। इतना बड़ा सोचिए अन्याय है कि जिस व्यक्ति ने 29 साल 30 साल अपनी सेवाएं दी उसको नहीं मिला। क्रमोन्नति होता है एक, यदि शासन किसी को पदोन्नति ना दे पाए, प्रमोशन ना दे पाए, तो उसको क्रमोन्नति दिया जाता है 10 साल में। वो नहीं मिलता हमको, उसके दायरे में हम लोग नहीं है। हमारा सर्विस 2018 से काउंट होगा। पूर्व सेवा की अगर गणना हो जाती, जो हम आपके माध्यम से मांग भी करते हैं सरकार से, तो हमारी अधिकांश समस्याएं जो सॉर्ट आउट हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार के प्रतिनिधि इस चीज पर जरूर ध्यान दें और इतने सारे शिक्षकों के साथ जो एक अन्याय वाली बात हो रही है, उस चीज पर ध्यान देना तो बनता है। संविलियन होने के बाद जिन शिक्षकों के साथ पेंशन की परेशानी आ रही है ये तो है, लेकिन
प्रदेश में जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी उसके कारण भी बहुत सारे लोगों को परेशानियां हो रही हैं, उनके बारे में भी जरा कुछ बताएंगे हमको? बिल्कुल। देखिए, पुरानी पेंशन की मांग हम कर्मचारियों ने ही उठाई थी और एक लंबी लड़ाई के बाद हमको पुरानी पेंशन की सौगात मिली, जिसको लेकर हम खुश भी थे। लेकिन आज हम उतने ही दुखी हैं। क्यों? दुखी ये है, कारण ये है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। कागजों में तो आ गया कि ऐसे पुरानी पेंशन मिलेगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं खुद एक ग्रुप बनाकर रखा हुआ हूं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूं कि जो कर्मचारी जब रिटायर होगा तब होगा, उसको उस समय मिलेगा। तो हमने ये मांग रखी थी कि जिन कर्मचारियों के परिजन का निधन हो चुका है किसी कारणवश, जैसे 2018 में किसी का संविलियन हुआ, 2019 में वो खत्म हो गया, तो उसके परिजन को ओपीएस का लाभ मिले, क्योंकि भाई उसका परिजन अगर रहता तो सर्विस पूरी करता। वो तो आकस्मिक निधन के चलते, कोरोना के चलते अगर उनका निधन हो गया तो उनके परिजन को मिले। सरकार ने उसको शामिल किया। शामिल करने के बाद उसमें एक नियम ये आया कि एनपीएस, जो उससे पहले नई पेंशन योजना थी, तो न्यू पेंशन स्कीम, उसके तहत जो राशि उसने जमा किया है पीएफआरडीए के खाते में, उसमें जितनी राशि जमा थी सरकार का अंशदान और कर्मचारी का, वो जमा करेगा विभाग के पास, उसके बाद ही उसको पेंशन मिलेगा। हमने उसके लिए भी कह दिया कि ठीक है भाई, वो पैसा वो जमा कर देगा। मान लीजिए किसी का 18 से संविलियन हुआ है और 20 जो है 2020 में उसकी डेथ हुई, तो 18 से 20 का वो पैसा जमा करेगा। अब वो पैसा केंद्र से मिला नहीं है, जो एजेंसी है जिसके पास पैसा जमा है वो पैसा मिला नहीं है। कर्मचारी के परिजन इस बात को भी तैयार हो गए कि मेरे पास अपनी जो जमा पूंजी है मैं उसको जमा कर दूंगा ताकि मेरे को कुछ तो पेंशन मिले। उसने वो पेंशन पाने के लिए जब कार्यालय के चक्कर लगाना चालू किया, जिसमें मेरा भी साथ था, तो अधिकांश अधिकारी उस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे। जब हम बार बार कार्यालय गए तो वहां से निर्देश जारी हुआ तो पैसा जमा करने की बात आई। उसके बाद अधिकारी गणना करके नहीं बता रहे हैं। अच्छा, गणना नहीं करके बता रहे वहां तक तो ठीक है, कुछ जगहों पे जहां पर गणना करके बता दिया वहां पर कर्मचारी ने पैसा जमा कर दिया। मैं उदाहरण के लिए चंपा नायक का केस बता देता हूं, जो कोंटा का मामला है, हाँ, जगदलपुर का, बस्तर का। तो उन्होंने पूरा पैसा जमा कर दिया है, उसके बाद उसको पेंशन नहीं मिल पाया है। एक ऐसा कर्मचारी नहीं हमारे बीच का, जिस ग्रुप को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिसको मिला हो और उसने पैसा जमा कर दिया है। बकायदा उसके पास स्लिप है कि चालान, शासकीय चालान जो होता है उससे उसने जमा कर दिया पैसा। अब तो उसका पेंशन चालू कर दीजिए। आप यदि घोषणा करने के बाद 1 साल बाद उसको इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे विश्वास करें कि जब हम रिटायर होंगे तो हमको मिल जाएगा। और वो भी वो परिजन जो समाप्त हो चुका है, जिसका निधन हो चुका है, जो नहीं है इस दुनिया में। मतलब हम सबसे ज्यादा सहानुभूति किससे रखते हैं? जिसके कोई है नहीं। तो उसको नहीं मिल पा रहा है और वो शासकीय कार्यालयों के चक्कर लगा रहा है। और सारे दस्तावेज मैं उपलब्ध करा दूंगा, मेरे पास है बकायदा, कि उसने बकायदा पत्र लिखा, कार्यालय से उसके लिए पत्र जारी हुआ, उसके चालान की कॉपी है कि उसने 1 लाख इतना राशि जमा कर दिया है। केवल एक पीपीओ जनरेट होना और उसको मिलना है, उसमें 6-6 महीने लग जा रहे हैं। और लग जा रहे हैं वहां तक तो ठीक है, 6 महीने लगने के बाद भी मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। मई 2022 में इसकी घोषणा हुई थी, मार्च में तो हुआ, फिर मई में एक लेटर आया, अधिसूचना जारी हो गई। उसके बाद आज 2024 में हम खड़े हैं, लगभग 1.5 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं और एक भी साथी को मिल नहीं पाया है लाभ। तो इसका कारण क्या है? क्यों नहीं मिल पा रहा है? सरकार की व्यवस्था में परेशानी है या क्या कारण है इसका? देखिए, इसके लिए पूरी दोषी सरकार ही थी तत्कालीन, उन्होंने उस चीज को आगे बढ़ाया ही नहीं। हम गए, हमने सरकार के जो मंत्री थे उनको भी बताया कि हमारे साथ ये दिक्कत आ रही है, हमने अधिकारियों को भी बताया। होता क्या है, अधिकारी वही करेगा जो सरकार से उसको निर्देश मिलेगा। तो सरकार से उसको क्लियर कट निर्देश नहीं मिला और कई बार गुमराह भी कर देते हैं। अधिकारी मंत्रियों को बता देते हैं कि नहीं, ऐसा चालू हो गया है। अभी हम खुद आपको बता दें कि अभी 23 तारीख को रायपुर में हम जाएंगे, माननीय मंत्री जी ओपी चौधरी जी बैठने वाले हैं। उन्होंने, बीजेपी ने एक प्रोग्राम बनाया कि कार्यालय में जाकर कर्मचारी या जो जनता है या फिर पदाधिकारी वो मिल सकते हैं। तो हम कर्मचारी के तौर पर जाएंगे और मैं पूरी लिस्ट वहां सौंपने वाला हूं कि ये 80 कर्मचारियों की सूची है जिनका प्रकरण है और जिनको एक को भी लाभ नहीं मिला है। तो हम उनके संज्ञान में लाएंगे, क्योंकि ये बात मैं इसलिए गंभीरता से कह रहा हूं, विधानसभा में जब ये सवाल उठा, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला जी ने जब ये सवाल उठाया, तो मंत्री जी की तरफ से ये जानकारी दी गई कि जो है प्रोसेस होना चालू हो गया है। और क्यों नहीं मिला लाभ? तो उन्होंने कहा कि चूंकि उन्होंने पैसा जमा नहीं किया है। तो मैं उनको जाकर खुद ये जानकारी दूंगा कि सर पैसा जमा किया जा चुका है, उसके बाद भी नहीं मिला है, आपको अधिकारियों ने गलत जानकारी दे दी है। तो ये अगर ऊपर से सही निर्देश आ जाएगा, जिसकी अब हमको उम्मीद भी है, हम उस दिशा में प्रयास भी करेंगे कि स्पष्ट निर्देश आए कि भाई ऐसा प्रकरण है, एक टाइम लिमिट में 15 दिन में 20 दिन में आप इसको सॉर्ट आउट कीजिए। अगर वो पैसा जमा करने को तैयार है और उसने पैसा जमा कर दिया,
तो तत्काल उसका पीपीओ जारी हो, क्योंकि उसका तो सब कुछ जांच हो ही चुका है। जिसके परिजन ही बस बचे हैं वो खत्म हो चुके हैं कर्मचारी, तो उनको सारा कुछ करके ही आपने क्लियर किया है, तो उसमें दस्तावेजों के जांच वाला तो कोई हिस्सा ही नहीं है। तो जानबूझकर लेट लतीफी की गई है। अब वो पीछे उसकी क्या मंशा थी मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैसा ढिंढोरा पीटा गया वैसा लाभ बिल्कुल नहीं मिला है। मैं खुद बता रहा हूं कि मेरे पास 80 से 100 लोग हैं जिनका मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना कर रखा है, जिनकी मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, सारे सेम प्रकार के केस के नहीं हुआ है। मैं और एक मजेदार आपको बता रहा हूं, केवल पेंशन का मामला नहीं है। कैसे होता है, संविलियन की लड़ाई लड़ी हमने, 8 साल वाला संविलियन हुआ। 2018 में प्रदेश में जब संविलियन हुआ तो एक लाइन खींची गई, बाउंड्री, कि जिनकी 8 साल की सेवा हो चुकी उन्हीं का संविलियन होगा। हमने उसका विरोध किया। उस समय मैंने संविलियन अधिकार मंच बनाकर विरोध किया, और हम इस लड़ाई में ऐसे जीते कि सरकार ने यह फैसला किया कि जिनका 2 साल का संविलियन हो गया है, ठीक मध्य प्रदेश की तर्ज पर यहाँ पे संविलियन किया जाएगा। तो जो लास्ट संविलियन हुआ नवंबर 2020 में, उसमें 2 साल से अधिक की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षा कर्मियों का संविलियन हो गया। उसके बाद प्रदेश में 246 शिक्षा कर्मी ऐसे बचे हैं जिनका संविलियन नहीं हुआ है। अच्छा, 2020 में लास्ट संविलियन हुआ था और उनका 2 साल पूरा हो चुका है। किसी का 2021 में हो गया, किसी का 2022 में हुआ। तो आए कहां से? वो आए यहां से कि अनुकंपा नियुक्ति मिली, उनके परिजन खत्म हो गए, उनको पंचायत विभाग ने नियुक्ति दे दी। किसी का परिजन मान लीजिए 2019 में खत्म हुए थे, 20 में जुलाई में खत्म हुए थे, तो उसको नवंबर के बाद नियुक्ति मिल गई। मिलने के बाद उसने 2 साल सेवा पूर्ण कर ली, उसका संविलियन होना था। लेकिन जब वो वहां गए तो ये कहा गया कि अब इसके लिए सरकार का निर्देश नहीं आया। मैं कम से कम 5 से 7 बार डीपीआई से खुद मिला हूं। मैंने हाथ जोड़ जोड़ कर रिक्वेस्ट किया कि सर ये अनुकंपा वाले हैं, इनका आप कर दीजिए। अगर किसी की विभागीय जांच चल रही, कोई और मसला है तो उनको छोड़ दीजिए आप, लेकिन जो जेन्युइन है उनका तो आप कर दीजिए। लेकिन उन्होंने भी कहा कि मैं कई बार पत्राचार कर चुका हूं, पत्राचार की कॉपी भी हमको दिखाई और मिला भी हमको, लेकिन शासन से निर्देश नहीं आ पाया। और शासन से निर्देश नहीं आ पाया, संविलियन नहीं हुआ। विधानसभा में भी हमने क्वेश्चन लगवाए, बकायदा जानकारी है कि 246 शिक्षा कर्मी बचे हुए संविलियन के लिए। 2020 से आज हम 2024 में बैठे हैं, 4 साल में 246 लोग ऐसे बैठे हैं जो पंचायत में ही हैं। कहने को हम कहते हैं, आप भी सोचती होंगी कि अब तो शिक्षा कर्मी बचे ही नहीं, लेकिन 246 शिक्षा कर्मी बचे हैं। मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं, दस्तावेजी प्रमाण है हमारे पास। तो जो सिस्टम है ना, उसमें जब हम लोग जाते हैं तो इस प्रकार की तकलीफों का सामना करना पड़ता है कि लगातार मांग उठाते हैं, सुना नहीं जाता। अगर एक बार उसको ढंग से सुन लिया जाए तो जो आप बोल रही है ना, प्राइवेट स्कूलों से अच्छी स्थिति में हम पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उतनी सारी सुविधाएं मुहैया करानी पड़ेंगी। कहा जाता है कि शिक्षक बच्चों के भविष्य का निर्माता होता है। छत्तीसगढ़ के बच्चों का भविष्य संवार कर छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इन शिक्षकों पर है। आज विस्तार से सर्व शिक्षक संघ के अध्यक्ष विवेक दुबे ने हमको बहुत सारी जानकारियां दी। जब शिक्षकों को इतने सारे कामों में लगा दिया जाएगा, उन लोगों को पढ़ाने के लिए वक्त ही नहीं मिलेगा, तो कैसे बच्चों का भविष्य बनेगा? वो अपनी समस्याओं से ही इतना ज्यादा जूझ रहे हैं कि वो लोग बच्चों को उस स्तर तक पहुंचा पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं जिस स्तर तक हमारे यहाँ के बच्चों को पहुंचना चाहिए। शिक्षक संघ की तरफ से ये बातें सरकार के प्रतिनिधियों तक पहुंच रही हैं, और अब जिम्मेदारी सरकार के उन प्रतिनिधियों की जो चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के बच्चे अच्छा पढ़ें, अच्छा बने और छत्तीसगढ़ को आगे और आगे ले जाएं, तो इन समस्याओं का निराकरण करने में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। मैं अरपा रेडियो की तरफ से संज्ञा टंडन। अरपा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। आप सुन रहे हैं रेडियो अरपा।